आप सबको ये पता है कि जो हम बाइनरी ऑप्शन के अंदर जो चार्ट्स हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं, ये चार्ट्स हम फॉरेक्स मार्केट से लेते हैं और ये हम करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। कुछ करेंसी का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद फिर ये मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल्स के बाद रेड क्यों बनती है, फिर रेड के बाद ग्रीन, फिर रेड, ये इस तरीके से मार्केट एक साथ हमेशा नीचे की तरफ क्यों नहीं आती और एक साथ हमेशा ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती। ये मार्केट के अंदर ये जो कैंडल्स हैं 1 मिनट की हो चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर 2 से 3 कैंडल नीचे आती हैं तो एक या दो ऊपर जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है कि हमें नहीं पता चलता कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। तो इसका एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हमें समझेंगे तो फिर हमें ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि अब ग्रीन कैंडल बनेगी या ग्रीन कैंडल्स बनेगी तो कब तक बनेगी, अगर रेड कैंडल्स बनेगी तो वो कब तक बनेगी। सबसे पहले आप इस जगह के ये वाला जो पेयर है इसके नाम के ऊपर गौर करें। इसका नाम यूरो वर्सेस यूएसटी। देखें यूरो कौन सी कंट्री का करेंसी है। यूरोप के जितने भी तकरीबन कंट्रीज हैं उनकी करेंसी ये आपका यूरो है, जिसको पाउंड हम कहते हैं। ठीक है, पाउंड नहीं यूरो आप कह सकते हैं। ये दूसरा यूएसटी है। अब लोग कभी कभार यूरो को बाय करते हैं तो ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, कभी कभार यूएसटी को से बाय करते हैं तो उस वक्त रेड कैंडल्स बनती हैं। लेकिन ये कौन बाय करता है, कहाँ से बाय होता है? क्या जो फॉरेक्स के अंदर ट्रेडर होता है बाय सेल करता है उसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे होती है, या फिर इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसकी वजह से मार्केट में ये फ्लक्चुएशंस आती हैं? देखिए इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम अपनी कंट्री का मिसाल ले लेंगे। अगर हमारी कंट्री की एक कंपनी है जिसका नाम है ए, और ए कंट्री को बी कंट्री से, कोई भी बी कंट्री है उससे ट्रेड करना है। क्या करना है? ट्रेड। अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल का ऑर्डर हम बी कंट्री को देते हैं तो बी कंट्री रिटर्न में क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा। कौन सा पैसा मांगेगा? वो मांगेगा यूएसटी। क्या मांगेगा? यूएसटी। अब हमारे पास यूएसटी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास क्या कंट्री क्या करेंसी अवेलेबल है? हमारे पास आईएनआर अवेलेबल है। हम अब क्या करेंगे? हमें रॉ मटेरियल इस बी कंट्री की किसी भी कंपनी से जरूर चाहिए। रॉ मटेरियल तब मिल सकता है जब तक हम उनको यूएसडी भेजेंगे। अभी हमारे पास आईएनआर मौजूद है, हम इस आईएनआर के लिए क्या करेंगे? करेंसी एक्सचेंज में जाएंगे। जब करेंसी एक्सचेंज के अंदर जाते हैं उनको आईएनआर हम देते हैं, वो बदले में हमें क्या देते हैं? यूएसडी। यूएसडी। और वो यूएसडी हम इस कंट्री को भेजते हैं और ये कंट्री हमें फिर रॉ मटेरियल वापस देता है। फिर ये रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट बनाते हैं और जब हम ये रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट बन जाती है तो फिर दूसरी सी, डी, ई, एफ कंट्रीज, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज होती है जो हमसे परचेज करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करती है, जिससे हमने रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना ली। हम एक्सपोर्ट करते हैं ना चीजों को। अब जब ये हमसे परचेज करते हैं हम क्या डिमांड रखते हैं कि भाई यूएसटी दे दो, हम आपको प्रोडक्ट दे देंगे। फिर ये यूएसटी खरीदने के लिए क्या करेंगे? अगर इनके पास की कोई भी करेंसी होगी, किसी के पास जेपीवाई होगी, तो किसी के पास येन होगा, तो किसी के पास एयूटी होगा, तो किसी के पास सीएचएफ होगा। ऐसे मुख्तलिफ करेंसी होगी इन सारी कंट्रीज के पास। लेकिन हमें क्या चाहिए? यूएसडी। यूएसडी। तो ये फिर जेपीवाई बेच के यूएसडी एक्सचेंज करेंगे, येन, एयूडी, सीएचएफ से यूएसडी एक्सचेंज करेंगे। वो यूएसडी जब एक्सचेंज हो जाएगा तो वो हमें भेजेंगे, हम फिर उनको एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी प्रोडक्ट होगी पैसा हम रिसीव करेंगे और हम उनको प्रोडक्ट दे देंगे। अब जो ये जेपीवाई यूएसडी में कन्वर्ट हुआ, येन यूएसडी में कन्वर्ट हुआ, एयूडी यूएसडी में कन्वर्ट हुआ, सीएचएफ यूएसडी में कन्वर्ट हुआ, इससे पहले हमने आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट किया, ये सारा डेटा वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाता है। वर्ल्ड के ऊपर अगर 100 कंट्रीज
100 ऐसी कंट्रीज हैं जो यूएसडी को बाय करना चाहती हैं, तो यूएसडी की डिमांड बढ़ रही है या यूएसडी की डिमांड घट रही है? डेफिनेटली बढ़ बढ़ रही रही है। है बढ़ रही है सर। तो जब यूएसडी की डिमांड बढ़ेगी तो यूएसडी की प्राइस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस यूएसडी की इंक्रीज होगी। और जब पहले डेली बेस के ऊपर हम देखते थे कि 100 कंट्रीज से ज्यादा डिमांड रहती थी यूएसडी की, एक दिन ऐसा आया कि 100 कंट्रीज से घट के 50 कंट्रीज सिर्फ डिमांड कर रही हैं यूएसडी की, तो तब यूएसडी की प्राइस डेफिनेटली गिरेगी, क्योंकि डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमने फिर करेंसीज के पेयर बना लिए। यूरो से जब यूएसडी का एक्सचेंज करेंगे तो क्या फर्क आता है? पूरी दुनिया के अंदर लोग यूरो को बेचते हैं, यूएसडी को खरीदते हैं, या फिर यूरो को खरीदते हैं किसके अगेंस्ट में? यूएसडी के पास। उनके पास यूएसडी होता है, वो यूएसडी को बेचते हैं तो यूरो को खरीदते हैं। जिसके पास यूरो होता है वो यूरो को बेचता है तो यूएसडी को खरीदता है। इस तरीके से सारा दिन ये प्रोसेस चल रहा होता है, और ये प्रोसेस रिकॉर्ड होता है। ये सारी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। और ये सारी ट्रांजैक्शन हमें कैसे पता चलता है? हमें चार्ट के थ्रू पता चलता है, जो हम चार्ट देखते हैं। फिर हम उसी हिसाब से चार्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन कैंडल्स हमें दे रही होती हैं, हम उन्हीं इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये कंफर्म करते हैं कि अगले मिनट में यूरो हर कोई बाय करेगा, अगले मिनट में यूएसडी को हर कोई सेल करेगा। अभी स्पिनिंग कैंडल बन गई है, तो अभी तक जो डिमांड और सप्लाई है वो न्यूट्रल हो गई है, अभी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि एक बहुत बड़ी मारूबुजर कैंडल बन गई, सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। उसके बाद सप्लाई वीक हो रही है, सप्लाई वीक होती है तो फिर हो सकता है डिमांड बढ़े। इस तरीके से फिर प्राइस ने, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इंगल्फ किया, तो जो पिछली सप्लाई थी उससे डिमांड इंक्रीज हो गई, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। आगे देखते हैं, जितनी डिमांड बढ़ी थी उसके ऊपर फिर सप्लाई का बहुत प्रेशर आ गया, इस वजह से मार्केट वापस दोबारा गिर सकती है, और दोबारा फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है। एक वक्त आता है कि प्राइस और स्ट्रेंथ दिखाती है कि ऊपर बायर ने उठाया था, वापस प्राइस गिर गई और मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आती है। तो यूं समझें कि ये सारा असर किस चीज का होता है? ये जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर ट्रेड होता है, ट्रेड के अंदर जो एक्सचेंज होता है, ये सब उसकी वजह से होता है। अब इसी तरीके से फॉरेक्स का ट्रेडर भी इसको देखते हुए ट्रांजैक्शन करता है, और हम बाइनरी के ट्रेडर भी उसको देखते हुए ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन इसका जो जो बेस है ना, वो क्या है? दुनिया का ट्रेड। देखो, अब जैसे आपकी कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है, डोमेस्टिक ट्रेड होता है, उसके लिए करेंसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और इंडिया वाले आपस में ट्रेड करें, तब भी हम भी कहते हैं कि हमें यूएसडी में चाहिए, हमें भी यूएसडी चाहिए, और आपको अगर हमें पैसे देने हैं तो हम आपको भी यूएसडी में पैसे देंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल करेंसी है। ये कौन सी है? इंटरनेशनल। अब देखो, रशिया के साथ आप लोग ऑयल परचेज करते हो, रशिया के साथ आप ऑयल परचेज करते हो, लेकिन आप पेमेंट किस में करते हो? यूएसडी में। अभी हालात जो ऐसे हुए थे, रशिया के अंदर जो जंग हो गई थी यूक्रेन के साथ, तो यूएसडी के जितने भी एक जो बैंकिंग निजाम होता है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन निजाम होता है, जिसको हम स्विफ्ट वगैरह भी बोलते हैं, और इस तरीके से दो और निजाम है, वो रशिया के लिए उन्होंने बंद कर दिया। रशिया के लिए बंद कर दिया। दुनिया के अंदर जितना भी रशिया का पैसा था वो सीज हो गया। तो रशिया ने फिर कहा, कैसे ट्रेड स्टार्ट किया? अपनी रशियन करेंसी के अंदर, रुबेल के अंदर। रुबेल होती है ना इनकी करेंसी, ठीक है? यस सर। उसके अंदर स्टार्ट किया कि वो अपनी करेंसी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दुनिया के अंदर जो कुछ ऐसी मेजर करेंसीज हैं, 6 मेजर करेंसीज है जिसके अंदर ट्रेड होता है। वो 6 कौन सी मेजर करेंसीज हैं? यहां से मैं नाम लिखता हूं: यूरो, यूएसडी, उसके बाद जीबीपी, उसके बाद जेपीवाई, उसके बाद सीएचएफ, और एयूडी भी होता है, इसमें भी आती है, और एक और है केट। ठीक है, ये 7 करेंसीज हैं, ये मेजर करेंसीज हैं दुनिया के अंदर, जिसके अंदर ये कैनेडियन डॉलर है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये फ्रैंक का कोई पाउंड वगैरह इस तरीके से है, जेपीवाई है, ये जीबीपी, ये यूएसडी, यूरो। अब आप लोग को दूसरा इसमें ऑप्शन, आप लोग कभी कभार ये सोचते होंगे कि
हम ऐसे क्यों लिखते हैं यूरो वर्सेस यूएसडी? ऐसे क्यों नहीं लिखते कि यूएसडी वर्सेस यूरो लिखें? कभी सोचा है ऐसे? क्योंकि यूरो की वैल्यू पहले से यूएसडी के ओके, कंपेयर में ज्यादा थी। अच्छा, चलो, आपने वैल्यू की बात की, क्या किया है आपने? वैल्यू की। हाल में यूरो गिर गया था, फिर यूएसडी क्यों नहीं आगे आ गया? यस ये भी तो है ना बात। हाँ, यस सर। ठीक है। बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं जो अब जीबीपी है, ये महंगा है, ठीक है ना, लेकिन जीबीपी यूएसडी हम लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जीबीपी महंगा है, यूरो सस्ता है, फिर भी क्यों लिखते हैं यूरो जीबीपी? कोई ऐसा बंदा जिसको यह इल्म हो, इसके बारे में जान पहचान हो कि भाई ये इस तरीके से ऐसा होता है? क्योंकि ये सवाल तो है ना, अक्सर कोई पूछता नहीं है, लेकिन हमें तो नॉलेज होनी चाहिए ना। जो ज्यादा डिमांडिंग है उसको नहीं पीछे सर, रखा जाता है। ये डिमांड के ऊपर भी नहीं है, वैल्यू के ऊपर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों है। सही है, देखो, स्टॉक मार्केट है ना न्यूयॉर्क की, हाँ, या फिर लंदन स्टॉक मार्केट है, राइट है। यस सर। जो पहले करेंसी रजिस्टर्ड होगी वो पहले आएगी, जो दूसरे नंबर पे करेंसी रजिस्टर्ड होगी वो दूसरे नंबर पे आएगी, जो तीसरे नंबर पे करेंसी रजिस्टर्ड होगी वो तीसरे नंबर पे आएगी, जो चौथे नंबर पे रजिस्टर्ड होगी वो चौथे नंबर पे आएगी। जैसे कि समझो कि यूरो पहले रजिस्टर्ड हुई थी, उसके बाद यूएसडी रजिस्टर हुई, यूएसडी नहीं, फिर जीबीपी रजिस्टर हुई थी, क्या, जीबीपी, जीबीपी। उसके बाद यूएसडी रजिस्टर हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर एयूडी रजिस्टर्ड हुई थी, उसके बाद फिर केड, सीएचएफ, ये ऐसे रजिस्टर हुए। मतलब इनका नंबरिंग, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इनका पहले है। अब भले इसकी वैल्यू कम है या ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो नंबर वाइज है। अब मैंने ये किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन ये मेरे अपना एक लॉजिक है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वैल्यू के हिसाब से होता तो फिर रोज ये करेंसीज के नाम आगे पीछे चेंज होते, ऐसा है ना। यस सर। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में काम करके आया हूं ना, तो वहां पर कंपनीज की लिस्टिंग होती है, कंपनीज की रजिस्ट्रेशन होती है, तभी उसके शेयर फरोख्त किए जाते हैं। इसी तरीके से जब यूरो करेंसी को ट्रेड किया जाता होगा, तो यूरो करेंसी की भी रजिस्ट्रेशन हुई होगी ना स्टॉक मार्केट के अंदर, जीबीपी की, यूएसडी की, आईयूडी की, सीआईडी की। अब फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कभी देखा है कि पीकेआर करेंसी, जो पीकेआर हमारी कंट्री की करेंसी है, ये रजिस्टर हुई हो न्यूयॉर्क में या लंदन में? नहीं है। नो नो सर। लेकिन मैंने अभी से देखना शुरू किया है कि आईएनआर, यूएसडी आईएनआर अब दिखता है, हाँ, यस सर, ओटीसी के अंदर। ओटीसी के अंदर, मतलब कि लिस्टिंग हुई है ना किसी ऐसी इंडेक्स के अंदर के, इस आईएनआर करेंसी की लिस्टिंग हुई है, राइट। तो हमारे यहाँ पर ये वाली करेंसी की लिस्टिंग नहीं है, तो हमारी इसका नाम ही नहीं है, लेकिन करेंसी तो है ना। तो यह बात याद रखिएगा, ये थोड़ा सी नॉलेज थी जो आप लोगों को बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट के अंदर दो किस्म के लोग हैं, एक है बायर और एक है सेलर। बायर क्या रखते हैं, डिमांड, और सेलर क्या रखते हैं, सप्लाई। सप्लाई। कभी कभार बायर सेलर होता है, कभी कभार सेलर बायर भी बन जाता है। अगर आज आप माल बेच के चले जाओगे, कल पहले माल खरीदोगे तभी फिर बेच पाओगे ना। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। अब बायर और सेलर के अंदर दो किस्म के बायर होते हैं और दो किस्म के सेलर होते हैं। एक होते हैं कॉमन बायर, जो हम लोग हैं। हम किसी इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं? नहीं। नो सर। जो अपनी सेविंग से उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, तो हम कौन से बायर हो गए? कॉमन कॉमन। बायर हो गए। और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर। क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल बायर, जो किसी कंपनी की वजह से बाय और सेल करता है। किसके पास ताकत ज्यादा होगी? इंस्टीट्यूशनल बायर। सेकंड वाला के पास। इसके पास ताकत ज्यादा होगी।
ये हमें देखो, ये एक टग ऑफ वार की गेम है। इस गेम का पता है आपको? टग ऑफ वार वार। गेम पता है ये कौन सी गेम होती है? जी ये सर, सर रस्सी वो वाली सर। रस्सी रस्सी के वाली। इधर उधर। तो ये क्या हर एक मिनट के अंदर क्या होता है? यही हो रहा है ना, एक तरफ बायर खींचते हैं, एक तरफ सेलर खींचते हैं, जी सर। और जो जीता उसी की कैंडल। ठीक है, तो ये एक गेम है टग ऑफ वार की। हमने टग ऑफ वार की गेम के अंदर मास्टर होना है। अब हमें, हमारे पास दो किस्म के लोग हैं, एक बायर वो जो कॉमन जो हमारी तरह सोचते हैं, और एक है जो कंपनी की तरह सोचते हैं। अभी आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, आपकी सोच ही डिफरेंट हो जाएगी। अभी थोड़ा सा पैसा है तो अब थोड़े से पैसे के हिसाब से सोचोगे। अब आपका क्या टारगेट होगा? अगर आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग है तो आप सोच रहे होगे कि यार इसके ऊपर मैं अगर 20,000 रुपए भी कमाता हूं मेरे लिए बहुत है, राइट? राइट। लेकिन साथ में ही एक दूसरा बंदा है जिसके पास 10 लाख रुपए है, वो कहेगा कि 20,000 क्या करूंगा, मुझे कम से कम 2 लाख तो चाहिए। तो जो 1 लाख जिसके पास होगा वो रिस्क थोड़ी सी उठाएगा, जिसके पास 10 लाख होगा वो थोड़ी सी ज्यादा उठाएगा। अब जिसके पास 10 बिलियन हो वो क्या करेगा? वो तो मार्केट बहुत को ही ज्यादा। मिलियंस। मार्केट को ही ऊपर नीचे करने में करेगा। लेकिन यहां पर गेम ये है कि एक बंदा लूज करेगा तो दूसरा विन करेगा। यहां पर एक बंदा लूज करेगा तो दूसरा विन विन करेगा। करेगा। क्योंकि अगर मेरे पास इतने सारे पैसे हों और मैं यहां पर $1 मिलियन कमा लूं, तो $1 मिलियन मुझे कौन देगा? ब्रोकर देगा अपने घर से? ब्रोकर तो नहीं देगा, ब्रोकर तो मुझे सर्विस दे रहा है। ब्रोकर सिर्फ मुझे सर्विस दे रहा है ट्रेड प्लेस करने की। ब्रोकर मुझे पैसा नहीं देगा, मुझे पैसा थर्ड पार्टी देगी। ये ब्रोकर कोई भी पैसा नहीं देता, याद रखिएगा, क्योंकि ब्रोकर के अकाउंट से पैसा नहीं निकलता। हमें पैसा देता है थर्ड पार्टी। एक बंदा लॉस करता है वो उसके अकाउंट में पैसा जाता है, जो बंदा विन करता है विन वाला पैसा वो फिर उस बायर को देता है। इस तरीके से 95% लोग लॉस करते हैं और 5% लोग विन करते हैं। तो 5% वो लोग कौन से हैं? यूं समझो कि 4% इंस्टीट्यूशनल लोग हैं और 1% कॉमन ट्रेडर, कॉमन बायर्स। जो स्मार्ट बन के इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के अंदर जाके ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर देखता है। ठीक है, देखें, अब हम एक माइंड की बात सोचते हैं। अगर एक बर्ड है, बर्ड का जो माइंड है और हमारा जो माइंड है, किसका माइंड ज्यादा बेहतर है? शार्प हमारा। किसका माइंड होगा? हमारा होगा। तो हम बर्ड को आराम से कैच कर लेते हैं ना। कैसे कैच करते हैं? दाना डालते हैं, पता है कि बर्ड आएगा, दाना चुगेगा, हम उसको खींच लेंगे, पकड़ लेंगे। तो जो हम कॉमन ट्रेडर है ना, वो हम बर्ड है। हम कॉमन ट्रेडर क्या है? बर्ड है। बर्ड। और जो स्मार्ट ट्रेडर क्या है? वो हमें दाना देता है। हम परिंदे की तरह दाना चुगने के लिए आते हैं। यार देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, क्यों ना सेल करूं। और जैसे सेल करता हूं यूं पता चलता है मतलब मेरे लिए इंतजार में बैठी थी मार्केट कि मैं सेल करूं और मार्केट ऊपर जाए। तो इसका मतलब है कि ये स्मार्ट ट्रेडर जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, ये हमें दाना डालते हैं। और जैसे दाना डालते हैं, जैसे मछलियां फंसना शुरू हो जाती हैं, जैसे परिंदे फंसना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त इनका काम चेंज हो जाता है, हमारा सारा लॉस हो जाता है, इनका सारा प्रॉफिट हो जाता है। तो हमें अगर बर्ड की तरह सोचेंगे तो हमेशा फंसेंगे। मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रैप से, इन ट्रैप से निकलना पड़ेगा, लॉजिकल सोचना पड़ेगा। ये जैसे लोग स्मार्ट की तरह सोचते हैं ना, हमें ऐसे सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं एक छोटी सी कहानी। यहां पर मैं आपको एक शो करवाता हूं। ठीक है, फॉरेक्स के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, फॉरेक्स के अंदर, तो अगर मैं यहां से कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, मैं देखता हूं यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल हो, चलो यहां पर एक सपोर्ट लेवल है, ये वाली, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये वाली। जिसने यहां पर बाय किया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, अच्छा खासा ऊपर जाएगी, और ऊपर गई, उसका टारगेट होगा यहां पर, राइट? राइट। उसने एसएल कहां पर लगाया होगा? अगर इन केस में अगेंस्ट जाए तो मार्केट यहां तक आ जाए, इससे पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, तो मेरा ट्रेड लॉस हो जाए, हाँ, राइट। ट्रेड निकल जाए।
अब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, वो क्लोज नहीं करता क्योंकि उसको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, या लालच करता है, या फिर ट्रेल नहीं करता, या फिर अपना ब्रेक इवन पे सिक्योर नहीं करता। मार्केट वापस आती है, ये जितने भी एसएल लगे होते हैं सब लोगों के, जिन्होंने जिन्होंने बाय किया है, वही एसएल हिट होने के बाद मार्केट क्यों ऊपर जाती है वापस। देख रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ चल जाती है। ये वाली जगह होती है, यह स्मार्ट ट्रेडर जानबूझ के ब्रेकआउट देते हैं। क्या देते हैं? इस लेवल का ब्रेकआउट देते हैं। अब इस ब्रेकआउट के ऊपर फिर बहुत सारे ट्रेडर पागल हो जाएंगे कि ब्रेकआउट हो गया, मोमेंटम क्रिएट हो गया, अब मार्केट नीचे गिरेगी, और जब वो ब्रेकआउट के ऊपर सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। कहते हैं जब बाय किया था तो मार्केट वहां से ऊपर होकर नीचे आ गई, अब जब ब्रेकआउट हुआ, हमने देखा कि लेवल ब्रेक हो गई, तो अब तो नीचे जाना चाहिए ना मार्केट को, फिर वहां से मार्केट ऊपर जाती है। और जब हम, चलो ठीक है, ये भी ट्रेड हमने लॉस किया किसी भी तरीके से छोटा सा, अब जब प्रॉफिट करने के लिए बाय किया है तो मार्केट जाके फिर वापस नीचे आ जाती है उसी जगह पे। सोचता है करूं तो क्या करूं, फंस गया हूं ऐसे। ये हाँ, ये किसको पता है? ये जैसे हम सोच रहे हैं, ये जो स्मार्ट ट्रेडर्स है वो भी आपस में बैठ के ऐसे बातें करते होंगे कि ये कॉमन ट्रेडर फंसेंगे कहां पर। अब आप लोग सोचो, जब आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, सबसे पहले आपने रिवर्सल ट्रेडिंग सीखी थी, राइट सर। कि मार्केट ऊपर जा रही है, अब यहां से मार्केट गिरेगी, मार्केट ऊपर जा रही है, अब यहां से मार्केट गिरेगी। मतलब आप ऐसे सोचते थे कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, जब मार्केट इसके पास क्लोज होगी तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और फिर आपको किसी ने सिखाया कि अगर आपका ट्रेड लॉस हो जाए ना, अगला $2 का ट्रेड लगाना, जरूर मार्केट नीचे आएगी तो आपका विन हो जाएगा। कितने मार्केट भी कैंडल बनेगी? ग्रीन। फिर अगर वो भी लॉस हो जाए तो फिर $4 लगाना रिकवर करने के लिए, अगर वो भी लॉस हो जाए तो $8 लगाना, रिकवर हो जाएगा। कब तक ग्रीन कैंडल बनेगी? कभी कभार ऐसा होता है जब आपका अकाउंट 0 हो जाता है तब तक 5 लगातार कैंडल भी ग्रीन बनती हैं, वो रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करती। तो ये क्या हमारी सोच है? ये सोच जैसे मुझे पता है ऐसे सबको पता होगी कि सब ट्रेडर ऐसे ही सोचते हैं। इसी तरीके से हमारा लॉसेस होते हैं। हम मार्केट में रिवर्सल की ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं सोचते। कि जब एक मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, बाय को क्यों नहीं सोच रहे? बाय करें। अगर आप इस ट्रेंड के अंदर देखें, कितनी कैंडल्स हैं ग्रीन? रेड के बनिस्बत बहुत ज्यादा है ना। फॉर एग्जाम्पल, यस सर। अगर 100 कैंडल्स हैं तो 100 में से 80 कैंडल हमारी कौन सी है? ग्रीन है। और 20 कैंडल कौन सी है? ग्रीन। रेड। रेड। तो 80 अपॉर्चुनिटी बाय करने की है, 20 अपॉर्चुनिटी सेल करने की, लेकिन फिर भी हम सेल को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमें शुरू में यही सिखाया गया कि आप रिवर्सल ट्रेडिंग करो, रेजिस्टेंस पे कैंडल क्लोज हो जाए तो अगली कैंडल सेल बनेगी, ऐसे ट्रेड करो। कभी किसी ने नहीं सिखाया कि एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो दूसरी ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश बनेगी, ज्यादातर चांसेस यही हैं, हम बाय नहीं करते। और ऐसा लगता है कभी कभार कि यार अब इतना तो मार्केट ऊपर जा चुकी है, अब और कितना जाएगी, बस अब तो गिरनी चाहिए, अब कैसे बाय करूं यहां पर, अब मैं बाय करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, इतना तो जा चुकी है। और जब जहां से हम सोचते हैं कि अब ऊपर नहीं जाएगी, वहां से भी 4-5 कैंडल ऊपर चली जाती हैं। तो ऐसा ऐसा होता होता है। है सर। तो इस तरीके से हम सोचते हैं, हमें अपनी सोच का बदलना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम सही तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास कैंडल्स हैं, ये हमारे साथ कैंडल्स बातें करती हैं, ये कैंडल्स इंफॉर्मेशन देती हैं। और ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से देती हैं, चले हम इसको कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, ये वाली इंफॉर्मेशन सबको आती है, ठीक है, कि एक कैंडल के अंदर ओपन, क्लोज, लो एंड हाई होता है, मौजूद होता है, लेकिन सिर्फ ये पढ़ने आता है, सिर्फ ये ओपन, क्लोज, लो, हाई ये पढ़ने आता है, लेकिन इस ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ, इस ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ ये पढ़ने नहीं आता, जिसकी वजह से नुकसान होते हैं। हमें कोशिश करनी है इसको छोड़ के हमें इसको पढ़ना चाहिए। ये जो हमारे पास विक्स, या फिर ये जिसको हम बोले रिजेक्शन, या जिसको बोले शेडो, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जब प्राइस ओपन हुई थी
तो ओपन होने के बाद सेलर ने ट्राई किया नीचे की तरफ, इस पॉइंट तक सेलर प्राइस को नीचे की तरफ लेके आया, लेकिन क्या हुआ कि बायर ने इसको कंट्रोल कर दिया। अब अगर बायर ने इसको कंट्रोल कर दिया तो फेल कौन हुआ यहां पर? सेलर्स। सेलर फेल हुआ। इसका मतलब हुआ कि जब ग्रीन कैंडल के अंदर नीचे से विक होता है, उसके अंदर ऑपरेशन में सेलर फेल होता है। जब सेलर फेल होगा तो स्ट्रांग कौन होगा? बायर। बायर। तो मतलब कहने का यह हुआ कि जब भी एक ग्रीन कैंडल के अंदर नीचे का विक होगा, उसके अंदर सेलर फेल होगा और बायर को ये स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी इस बात से। लेकिन जब बायर ने यहां तक प्राइस को लेकर गए, उसके बाद टॉप से सेलर एंट्री की, जो बायर ने इस सेलर की एंट्री को कंट्रोल न कर सकी। अब जो नीचे से सेलर फेल हुआ था, उसने दोबारा ऊपर से अटैक कर दिया। एक सेलर नीचे से फेल हुआ, वही सेलर या फिर दूसरा सेलर ऊपर से अटैक करता है। तो दोनों तरफ से अटैक करते हैं। एक तरफ से अगर बायर को स्ट्रेंथ मिलती है तो दूसरी तरफ से क्या मिलती है? वीकनेस। अब यहां पर सेलर अगर फेल हुआ था तो यहां पर सेलर क्या है? एक्टिव है। लेकिन एक्टिव का यह मतलब नहीं है कि अगली कैंडल भी सेलर की बनेगी। अब वो देखेंगे कि अगर सेलर एक्टिव है तो इसकी परसेंटेज क्या है? बायर इसने क्लोज किया है, ये गेम बायर ने जीती है, तो बायर की वैल्यू क्या है? अब अगर देखा जाए, ये जो रिजेक्शन और ये जो बॉडी की साइज है, इस बॉडी की साइज को मैं देखूं तो ये लगभग 70% बॉडी की साइज है और 30% सेलर की रिजेक्शन है। तो रिजेक्शन सेलर के बायर की बॉडी के हिसाब से कम है। इसका मतलब है कि सेलर ने ट्राई किया इनको वीक करने का, लेकिन 50% से ज्यादा वीक नहीं कर सका। ये अभी तक 30% तक इसने वीक किया है। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता सेलर बायर को वीक करना चाहता है, उसके बाद फिर हो सकता है कि ज्यादा उसको वीक कर दे। मतलब कहने का यह हुआ कि सेलर के अगर बायर की कैंडल के ऊपर से रिजेक्शन होगी तो इसके अंदर सेलर एक्टिव है, और अगर नीचे से रिजेक्शन होगी तो सेलर फेल हो चुका है, जिसको बायर ने कंट्रोल किया है। राइट। अब देखो, अब इसके हिसाब से मैं दूसरी कैंडल्स बताऊंगा आपको। ये एक ऐसी कैंडल है जिसके अंदर सेलर फेल हुआ तो दोबारा वापस ही नहीं आया। सेलर फेल हुआ तो दोबारा वापस नहीं आया। ये एक ऐसी कैंडल है जिसके अंदर सेलर फेल हुआ तो दोबारा वापस नहीं आया। लेकिन ये एक ऐसी कैंडल है जिसके अंदर सेलर शुरू में एंट्री नहीं की, बायर शुरू में ऊपर की तरफ चले गए थे, 100% काम पूरा करके आए थे, लेकिन जब 100% पे पहुंचे थे तो 70% सेलर ने रिजेक्ट कर दिया। बचा कितना? 30%। इसका मतलब ज्यादा बायर वीक हो गया। अभी भी 30% है मौजूद, लेकिन 70% रिजेक्ट हो गया। 70% रिजेक्ट हो गया। इसी तरीके से कुछ एक और कैंडल होती है जिसके अंदर हमने देखा कि नीचे से भी उसको बायर सेलर को फेल करते हैं, लेकिन वही सेलर वापस ऊपर से भी आ जाते हैं, उतने ही। तो दोनों तरफ से एक बैलेंस है। अगर ऊपर का बैलेंस और नीचे का बैलेंस बराबर है तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। बचेगा क्या? बॉडी बचेगी। और बॉडी बिल्कुल छोटी है तो छोटी बॉडी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं हमेशा। न्यूट्रल। ये वो वाली बात है, +1 और -1 खत्म हो गई कहानी। और बचा क्या? छोटी सी बॉडी, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। नहीं तो हम इसको बोले ना वीक कैंडल, हम वीक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, क्योंकि हमें पता है कि ये आपस में चले गए। लेकिन अगर देखें, अगर एक ये कैंडल है, ये बड़ी रिजेक्शन है। अब यहां पर अगर देखा जाए, ये XX बोलूं, इसको सिंगल X बोलूं, और ऊपर की रिजेक्शन को भी सिंगल X बोलूं, ठीक है? ये बॉडी के बराबर जितनी रिजेक्शन है, सही है? यस। तो बायर के कितने X हैं?
तीन नीचे भी बायर की फेवर में, बॉडी भी बायर की फेवर में, 3x हो गए इसके, ठीक है। और सेलर का जी। कितना x है? 1x। उसके बावजूद अगर इसके बाद हम इसको माइनस करें तो बचता क्या है? प्लस के 2x 2x। मतलब बायर फिर भी फेवर में। चलो अब यहां पर एक और कैंडल बनाता हूं मैं। अगर 2x ऊपर की तरफ चला जाए और 1x बायर के लिए आ जाए, 1x और ये कितना होगा? 1x ये हो जाएगा, 1x ये हो जाएगा, राइट हिस्सा। तो ये सेलर के लिए कितना x बन गया? 2x। 2 और बायर के लिए कितना बन गया? 2x बन गया, 2x। ठीक है। तो अब दोनों को मिलाओ तो बचा क्या? 0। 0 0 मतलब ट्रेंड कौन सा चल रहा है? रेंज अब ट्रेंड चल रहा है तो किसको फॉलो करेंगे? फिर ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे। बायर को। हाँ, अगर एक भी एक्स ज्यादा होता तो फिर सेलर को फॉलो करते, हो सकता था ऐसा, लेकिन अभी ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हम विक की रीडिंग करना बहुत जरूरी है। हर कैंडल के अंदर इसी के अंदर सारी ऑपरेशन छुपी हुई होती है, ठीक है। आगे चल के दिखाता हूं एक और चीज जो आपने डिफरेंस को समझना है। 2 से 3 किस्म के डिफरेंस है। नंबर 1 डिफरेंस, इसका ओपन नीचे होता है, इसका ओपन ऊपर होता है, इसका क्लोज ऊपर होता है और इसका क्लोज नीचे होता है, नीचे होता है। ये एक डिफरेंस है। एक और डिफरेंस, इसका कलर रेड है, इसका कलर ग्रीन है। ये आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, ये इसका जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, जब बायर बाय करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि डिमांड बढ़ती है, और जब सेलर सेल करता है तो प्राइस गिरती है। सप्लाई बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर हमेशा नीचे की तरफ आता है और बायर हमेशा ऊपर की ऊपर की तरफ तरफ जाता जाता है। अब यहां पर देखें, इस ग्रीन कैंडल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि यहां से सेलर फेल हुआ, बायर ने कंट्रोल किया, तो अपर साइड पे बायर फेल हुआ और सेलर ने इसको कंट्रोल किया, और नीचे की तरफ से बायर ने सेलर को कमजोर किया, जैसे कि ऊपर की तरफ से सेलर ने ग्रीन कैंडल में बायर को कमजोर किया था। तो यहां पर बायर एक्टिव है, यहां पर बायर फेल है, यहां पर सेलर फेल है, और यहां पर सेलर एक्टिव एक्टिव है। है। बस अब साइजिंग के हिसाब से आप देखेंगे कि हर बार नई नई कैंडल होगी, उसकी साइज अलग होगी, विक की साइज अलग होगी, बॉडी की साइज अलग होगी, नीचे वाले विक की साइज अलग होगी। वो साइजिंग के हिसाब से हम उसको देखेंगे कि कितना प्रेशर है कि नहीं है। फिर लेवल्स को भी देखेंगे कि कितनी लेवल्स हैं। लेकिन ये एक बेसिक रीडिंग है। अब रीडिंग के हिसाब से अगर मैं मजीद आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दूं तो इस तरीके से जरा होता है। देखें, पहले 30 सेकंड में मार्केट नीचे की तरफ आती है, अगले 30 सेकंड में प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। अगर मैं देखूं कि रेड कैंडल की साइज और ग्रीन कैंडल की साइज आपस में, इसको मैं एक लकीर बना दूं, तो ये अगर आपस में माइनस कर दूं तो अगला मुझे बचेगा, इसमें बचेगा क्या? मुझे एक विक बचेगा। विक बचेगी और छोटी बॉडी। अब ये ग्रीन विक क्यों है? क्योंकि बॉडी रिमेनिंग ग्रीन है, और मैंने इसके अंदर डाल दिया तो अब पता चल गया। तो जो पहले सेलर एंटर जब भी होता है और फिर अगर बायर को कंट्रोल करता है, इंगल्फ करता है, तो ये आपका विक बन जाता है जिसमें सेलर फेल हो जाता है, रिमेनिंग बॉडी आपकी बॉडी रहती है, जिसका मतलब है कि सेलर फेल हो गया, बायर स्ट्रांग है और सेलर दोबारा एंट्री नहीं की, ठीक है। यस आगे चलते हैं तो देखते हैं कि पहले बायर एंट्री करता है फिर सेलर एंट्री करता है। मतलब पहले बायर ने कंट्रोल किया मार्केट के अंदर, फिर सेलर ने वापस कंट्रोल ले लिया, और वही हिस्सा अगर हम माइनस करेंगे क्योंकि रिमेनिंग बॉडी ग्रीन है, तो ये ऊपर से विक का मतलब कि सेलर एक्टिव है, चाहता है कि मैं जो है ना मार्केट के अंदर एंटर हो जाऊं, लेकिन कहां से? यहां तक है, यहां पर एक्टिव है, बस ये यहां पर एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव यहां पर है। इसका मतलब है ये एरिया बिल्कुल प्लेन है, किसके लिए? सेलर्स बायर के लिए। सर बायर। अब अक्सर आप सोचते होंगे कि अब इसके बाद सेल की कैंडल बनेगी, सेल की कैंडल नहीं बनती, मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाती है और यहां से मार्केट फिर वापस सेल बनना शुरू करती है। क्योंकि ये वाला सेलर ने क्या बोला, हम कहां पर एक्टिव हैं? टॉप पे। टॉप पे, यहां पर नहीं है एक्टिव। हाँ, यहां पर दूसरा कोई सेलर एक्टिव हो सकता है। कैसे? मैं आपको दिखाऊं। ये एक फॉर एग्जांपल एक लेवल है, जब बायर आते हैं
तो ऐसे कंट्रोल करते हैं, वहां से सेलर ने एक्टिव कंट्रोल किया, तो ये जो अच्छा जब कैंडल ऊपर की तरफ जा रही थी तो इस लेवल को किसने कंट्रोल कर दिया? बायर ने कंट्रोल कर दिया। पहले पहले रेजिस्टेंस थी, तो अब क्या भाई हो गई? कंट्रोल करने के बाद ये सपोर्ट बन गई। अब क्या बन गई? सपोर्ट। और मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, यहां से दोबारा सेलर ने कंट्रोल किया, कंट्रोल करने की कोशिश की, करते 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 जो पिछला घर इन्होंने अपना गवाया था वो वापस सेलर ने ले लिया इनसे। अब यहां पर भी सेलर है और साथ साथ में यहां पर भी सेलर है। बात समझ में आई? अब दो जगह पे सेलर है। कहां कहां पर है? एक यहां पर और एक यहां पर भी है, लेकिन कोई भी लेवल नहीं है, कोई भी लेवल नहीं है। प्राइस ऊपर जाती है, इस जगह से सेलर इनको नीचे धकेलते हैं। तो सेलर कहां पर मौजूद है? अपने घर में मौजूद है, यहां पर। ठीक है, ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। इस कंडीशन के लिए बायर फिर दोबारा फिल करेगा इसको। बायर क्या करेगा? इसको फिल करेगा, फिर सेलर आएगा। इस कंडीशन के अंदर फौरन सेलर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा आइडिया ले लो इसका कि कभी कितना हिस्सा ओपन है और कितना हिस्सा कहां पर सेलर मौजूद है। अक्सर आप लोग समझते हो इतनी ज्यादा रिजेक्शन आई, अगली रेड कैंडल बननी चाहिए, और बनती नहीं है वो। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है उसके बाद बनती है। कह रहे कि जब मैंने एंटर किया तब बाय बन गया, और जब मैंने छोड़ा ट्रेड करना तब से सेल बनना शुरू हो गया। ऐसे होता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहां पर देखिए, पहले सेलर एंट्री करते हैं, फिर बायर एंट्री करते हैं, दोबारा सेलर एंट्री करते हैं। क्या बन जाता है? एक न्यूट्रल कैंडल। छोटी सी रिजेक्शन आती है ऊपर नीचे की तरफ से, क्या बन जाता है? एक नॉर्मल सी कैंडल। अब 4 कैंडल की कैटेगरीज बन गई। ये वाली कैंडल स्ट्रांग होती है, ये वाली कैंडल वीक होती है, वीक, ये वाली कैंडल न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होती है, और ये वाली कैंडल हमारी नॉर्मल। नॉर्मल होती है। अगर ये आपको नॉर्मल। 4 कैटेगरीज नहीं आएंगी तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 कैटेगरीज आपको आनी चाहिए। वैसे मिलियंस ऑफ कैंडल्स हैं, लेकिन सब इन 4 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो आपको ये 4 कैटेगरीज के अंदर बहुत महारत होनी चाहिए, बहुत मास्टर होनी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करने के लिए ये वाली कैंडल्स चाहिए, पैटर्न को ट्रेडिंग करने के लिए ये वाली कैंडल्स चाहिए, सिंगल पैटर्न्स को ट्रेडिंग करने के लिए ये वाली कैंडल चाहिए, ब्रेकआउट के लिए ट्रेडिंग करने के लिए भी ये वाली कैंडल्स चाहिए। अगर ये याद नहीं होगी कि कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी वीक है, नॉर्मल है, कौन सी न्यूट्रल है, तो फिर धोखा खा जाएंगे। धोखा नहीं खाना, इसको याद रखना है। ठीक है, वो मैं इसकी आपको रेंजेस भी दिखा रहा हूं, एक चार्ट दिखाऊंगा। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए, जो हमने पीछे वाले रिजेक्शन को समझा सेम, लेकिन अपोजिट सेलर के लिए रिजेक्शन है। पहले बायर जाता है, फिर सेलर कंट्रोल करता है। अब हमें एक फर्क जाहिर करना पड़ेगा, गौर से देखिए। जब पहले बायर आता है फिर सेलर आता है, तो ये इसको कंट्रोल कर लेता है। इसका मतलब है कि ऊपर का विक कैंडल को स्ट्रांग करता है, सेलर की कैंडल को। तो बायर के लिए कौन सा स्ट्रांग कैंडल है? नीचे से, नीचे का विक। तो अब याद रखिएगा, इस इन्वर्टेड हैमर का ये अपोजिट कैंडल है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हैमर का अपोजिट अगला हैमर है, रेड वाला हैमर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगला जो रेड वाला हैमर है वो तो कमजोर कैंडल है, उसमें तो बायर एंटर किया है, बायर ने एंटर किया है आखिर में। ये स्ट्रांग कैंडल है और ये क्या है? वीक कैंडल है। और इसका अपोजिट कौन सा है? इसका अपोजिट ये वाला है जो बायर का वीक है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड बियरिश हैमर का अपोजिट हैमर है, और बियरिश हैमर का अपोजिट इन्वर्टेड हैमर है, बुलिश इन्वर्टेड हैमर। ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ये शेप एक जैसा है तो फिर अपोजिट भी होंगे। ये गलत है बात। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये वीक कैंडल, ये भी वीक कैंडल। ओके, आगे चलते हैं। तो ये न्यूट्रल कैंडल दोनों बराबर हैं, जो बुलिश की जो बियरिश की सब एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं होगा इसके अंदर, बस कलर का फर्क होगा। और एक बियरिश के लिए न्यूट्रल है और एक बुलिश के लिए न्यूट्रल है, और ये नॉर्मल कैंडल है।
ऊपर से Normal bearish candle. जी, ऊपर नीचे से विक होगा दोनों तरफ से। इसके अंदर भी ये स्ट्रांग, ये वीक, ये न्यूट्रल और ये आपके नॉर्मल। राइट हो गया? आगे चलते हैं। ओके सर। आगे चलते हैं तो रेंजेस आ जाती हैं, कैंडलस्टिक की रेंजेस। देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ये वाली होती हैं जिसके अंदर कोई भी विक ना हो या छोटा सा पिन की टाइप विक हो, बड़ा विक ना हो, एक बॉडी के हिसाब से 5% से अंदर अंदर विक हो तो वो भी स्ट्रॉन्ग में काउंट होगा। ठीक है, नॉर्मल कैंडल ये हमारी होती हैं जिसके विक थोड़े से बड़े हो जाएं, 25-25, 30-30% के विक हो जाएं बॉडी के हिसाब से, फिर वो नॉर्मल के अंदर आ जाता है। या फिर वीक वो होते हैं जिसके अंदर 70%, 60% से ज्यादा या 50% से ज्यादा विक ऊपर से आ जाए ग्रीन कैंडल में, तो फिर वो वीक हो जाती है। न्यूट्रल हमारी ऊपर और नीचे से दोनों से बराबर विक होता है। बस इसके अंदर ये है कि बॉडी के जितना या बॉडी से बड़ा विक होना चाहिए, बॉडी से छोटा नहीं होना चाहिए। बॉडी से छोटा विक होगा तो फिर नॉर्मल के अंदर आ जाएगा, बॉडी से बड़ा विक होगा तो न्यूट्रल में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेलर के लिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग भी है। और एक और चीज भी याद रखिएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है और ये इसके हैं। जैसे वो हम बचपन में पढ़ते थे एनानम सेनानम, ठीक है ना? यस सर। तो ये बस वही चीज है, समझो इनकी। अब ये वाली जो कैंडल जिसके अंदर विक ही नहीं होता, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सेलर भी ना हो, सेलर होता है इसके अंदर भी। उसने सेल किया होगा तभी तो बाय हुआ है मार्केट के अंदर, किसी ने सेल किया तभी तो बाय हुआ ना। तो हर कैंडल के अंदर बायर भी होता है, साथ साथ में सेलर भी होता है। हर एक मिनट के अंदर ऐसा थोड़ी है कि बायर सेलर को बोलता है कि अब ये वाला मिनट तुम बाय करो, अगला वाला मिनट हम सेल करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सेलर सेल करेगा तो हम बाय करेंगे ना, हम खरीदेंगे किससे? सेलर से खरीदेंगे ना। तो यूं समझें कि हमने मांगा 50 आइटम, हमें उसने भेज दिए 100 आइटम, करेंगे क्या? जितना हमने मांगा उतना दो भाई, ज्यादा देगा तो मैं प्राइस कम कर दूंगा। तो दो किस्म की प्राइस होती है मार्केट के अंदर, एक होती है डिस्काउंट और एक होती है प्रीमियम। देखो सेलर कैसे, सेलर सस्ता सेल करेगा या महंगा सेल करेगा? सोचें। महंगा सेल करेगा। और बायर सस्ता खरीदेगा या महंगा खरीदेगा? सस्ता। अब आप लोग मुझे बताओ, मैं आप लोगों को एक चॉइस दे रहा हूं, एक ये रेजिस्टेंस से, एक ये रेजिस्टेंस से, एक ये रेजिस्टेंस से, एक ये रेजिस्टेंस से। यहां पर 10 रुपए की प्राइस है, यहां पर 9 रुपए की प्राइस है, यहां पर 8 रुपए की प्राइस है, यहां पर 7 रुपए की प्राइस है। बताओ सेलर कहां पर सेल करेगा? 10 किस पे करेगा सेल? 10 पे। इसका मतलब है कि जहां पर महंगी ऐसे ना रेजिस्टेंस होगी वहां पर सेलर सेल करेगा। फिर हम यहां पर क्यों ट्रेड करते हैं? तो 7 रुपए पे कौन सेल करेगा? फिर नहीं करेगा ना। नहीं करेगा तो फिर हमारी रेजिस्टेंस पे नुकसान हो जाएगा। ट्रेड करेंगे वो हमारा बाय बन जाएगा, क्योंकि 7 रुपए सस्ता है 10 रुपए के हिसाब से। यहां पर बायर ज्यादा बाय करेगा, राइट है? और सेलर कहां पर सेल करेगा? 10 रुपए पे। तो ये वाली रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा काम करेगी, ये वाली रेजिस्टेंस सेकंड नंबर पे काम करेगी, ये थर्ड पे काम करेगी, ये फिर 4 नंबर पे काम करेगी। और हमारा जोर यही होता है कि हम यहां पर ही अपना पैसा पूरा कर देते हैं नुकसान करके। और जब मार्केट 10 रुपए पे आती है जहां पर हर कोई सेल करने के लिए रेडी बैठा होता है और वहां पर हमारे पास बस देखने के लिए के अलावा कुछ भी नहीं होता, तो हम सोचें कि हमें जहां पर महंगा, देखो आप तो अपनी रियल लाइफ के अंदर ऐसे बायर और सेलर हो, किसी को 1 रुपया नहीं छोड़ते। अगला जो सेलर होता है उसको उल्लू बना के उससे भी माल ज्यादा खरीद लेते हो। अपने रियल लाइफ में तो ऐसी बाइंग सेलिंग, कभी नुकसान करके घर गए हो? नहीं भाई, हर बार खुश होके जाते। देखो मैंने जो है ना 100 रुपए वाली चीज 50 रुपए में खरीद ली है। रियल लाइफ में इतने अच्छे हम बायर और सेलर हैं
वही बायर और सेलर यहाँ पर भी वही अगर साइकोलॉजी को यूज करेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पर सही बन जाते हैं, भाई हम सस्ता बेचेंगे महंगा खरीदेंगे, हम हमारे पास पैसा वो थे। ये गलती है। क्या गलती है? सस्ता बेचने की और महंगा खरीदने की आदत निकाल दें। कोशिश करें कि इस मार्केट के अंदर जितना हो सके सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। मतलब कि सेल टॉप पे करनी है और बाइंग बॉटम में करनी है, इस तरीके से हिसाब से। लेकिन उसके तरीके कार है। ऐसा नहीं बोल रहा कि जब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए तो उस वक्त बाइंग शुरू करो, ऐसा नहीं कह रहा। इसके तरीके कारे में सिखाऊंगा एक एक करके, ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं। कैंडलस्टिक की सीक्वेंस आती है। कभी कभार आप सोचते होंगे कि जब एक रेड कैंडल बनती है, ये मार्केट ऐसे क्यों बनती है? एक बड़ी कैंडल बनती है, फिर छोटी बनती है, फिर मीडियम बनती है। देखो सीक्वेंस होती है हर चीज की। जैसे अगर कभी कभार आप लोग ये वाली स्ट्रेटजी यूज करते हो, कौन सी? क्योंकि मैं कर चुका हूं, अगर बिगिनर रहते हुए तो आपने भी किए, ये गारंटी है मेरी, ठीक है? कभी कभार क्या करते थे, हम समझते थे कि यार ये जो लेवल है ना, ऐसी स्ट्रॉन्ग लेवल है, जब भी कैंडल इस लेवल से नीचे ब्रेक करेगी ना, मैं यहां पर बाय कर दूंगा और मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी। जैसे मैंने इसके ऊपर प्राइस आई, जैसे यहां पर मैंने यहां पर बाय किया, थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई, खुश हुआ, हाँ देखो यार मैंने सही तरीके से बाय किया है। पंकज अपना आवाज बंद करो, पंकज आवाज बंद करो अपना। सॉरी सर, मेरा रूम में लेने लगा। अच्छा ठीक है, तो यहां पर मैंने बाय किया, तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने जब यहां पर बाय किया है तो प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा ऐसे, ठीक है? मैंने बाय नीचे किया और मुझे प्रॉफिट हो गया इस लेवल की वजह से। लेकिन होता क्या है, कभी कभार वो मेरा विन होता है। अक्सर क्या होता है, जब मैं बाय करता हूं और नीचे आता है। अब परेशान हो गया, अब भी टाइम है, देखता हूं कि 30 सेकंड के अंदर अभी भी 15 सेकंड बाकी हैं, 10 सेकंड बाकी है, प्राइस और नीचे आ रही है, क्या करूं? अब इतना नीचे आ गई और कितना नीचे आएगी? 2 ट्रेड और मार दो यहां पर। जब यहां पर 2 ट्रेड और मारे तो मार्केट और नीचे आ गई और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे क्लोज हो जाती है। अब मैंने जहां पर एक ट्रेड यहां पर किया, नुकसान, 2 ट्रेड यहां पर किया, नुकसान। अब मैं सोच रहा हूं, हर बार मैं पीछे देख के आया, हर सपोर्ट के ऊपर मार्केट रिजेक्ट होती है, सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है। जब मैंने ट्रेड किया उस वक्त क्यों मार्केट नीचे आ गई? बात समझ में नहीं आती। देखो बात इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि आपको 3 कैंडल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर पहली मीडियम कैंडल होगी, फिर स्मॉल कैंडल होगी, तो अगली कैंडल ने बिग बनना है, आपकी ये रिजेक्शन नहीं होगी। अगर पहली बिग बन गई, फिर मीडियम बनती है, तो अगली कैंडल ने बनना है स्मॉल। ये आप 1 ट्रेड करो या 10 ट्रेड करो, मार्केट ऊपर चली जाएगी। हमारे पास 3 किस्म की साइज होती है। कितनी? 3 किस्म की। देखें, बिग, मीडियम और स्मॉल। याद रखिए, अगर रिजेक्शन का ट्रेड करना है, अगर पहले बिग है तो उसके बाद आप जो है ना ट्रेड कर सकते हो रिजेक्शन का। जैसे यहां पर कैसे होगा, ये यहां पर अगर लेवल है तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। वजह क्यों रिजेक्ट होने की है? पहले बिग आ चुकी है। क्या आ चुकी है? बिग आ चुकी है। अगर बिग नहीं है तो आखिरी बिग बन गई तो फिर आपका काम पूरा हो गया, ठीक है? ऐसे देखें, दूसरे नंबर पे बिग आ चुकी थी, फिर वापस स्मॉल आएगी, मीडियम, बिग एंड स्मॉल। देखें आखिर में बिग आ गई, ठीक है? ये आपके पेयर बनेंगे। बिग आ गई, मीडियम आ गई, तो अगली कैंडल स्मॉल बनेगी और स्मॉल के अंदर विक होगा, आपका ट्रेड विन हो जाएगा रिजेक्शन का। ऐसे ही यहां पर भी। और दूसरी बात ये होती है कि भाई देखो कि हर कोई कहता है कि सर जब हम बाय करते तो इतना ट्रेड ऊपर लग जाता है, मार्केट नीचे आ जाती है, कैंडल तो ग्रीन ही बनती है लेकिन हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। भाई देखो, अगर आप ये पढ़ो, अगर पहली कैंडल मीडियम बनी, दूसरी बिग बनी, तो अगली क्या बनेगी? स्मॉल बनेगी। तो होता क्या है, ये मार्केट का ट्रैप है।
जैसे ये कैंडल ओपन होगी ना, आप आंखें भी नहीं झपकोगे, ये कैंडल यहां पर पहुंच जाएगी। आपकी आंख पलक भी नहीं झपकोगे तो कैंडल इतनी स्पीड में यहां पर पहुंच जाएगी। अब आप सोचोगे यार पीछे इतना ज्यादा मोमेंटम है, बाहर ऊपर की तरफ स्ट्रांगली जा रहे हैं, क्यों ना मैं यहां पर बाय कर दूं। अब ऊपर ही जाना है मार्केट को, कौन सा नीचे आएगी, चल जाएगा, क्योंकि अब 30 सेकंड के अंदर 10 सेकंड बाकी रह गए आखिरी, अभी तक मार्केट नीचे नहीं आ रही, क्यों ना मैं यहां पर बाय कर दूं। आपने फैसला किया और यहां पर बाय कर दिया। अब जैसे आपने बाय किया, 30 सेकंड एक्सपायरी के खत्म और उसके ट्रेड करने के खत्म हुए, अब एक्सपायरेशन शुरू होती है, मार्केट ऊपर जाती है। देखो मेरा जो है ना फैसला बहुत दुरुस्त था, अच्छा हुआ कि मैंने बाय किया। और आखिरी 5 से 10 सेकंड मार्केट नीचे और आपकी एंट्री थी यहां पर। अब आप कहते यार ये क्या, ये तो बेड लक हो गया। क्योंकि अगर पहले कैंडल मीडियम और बिग बन चुकी है तो अगली कैंडल ने स्मॉल बनना है। ये ट्रैप था कि एकदम से मार्केट ओपन से ही क्यों यहां पर आ गई, ये ट्रैप था, आपने समझना है। अगर आपको पता भी नहीं चला कि ये ऊपर पहुंची कैसे कैंडल, तो समझो कि ये ट्रैप है, ये एंड में मार्केट ऊपर जाके मार्केट नीचे वापस गिरेगी और आपका ट्रेड लॉस हो जाएगा। और अक्सर ऐसा आप लोगों का लॉस हुआ होगा, ठीक है। बहुत होता है। यस सर, बहुत होता है। यहां पर भी ऐसा, तो मतलब समझो अगर आपको पहले मिल गए बड़ी कैंडल, एक मीडियम कैंडल बन जाए, अगली कैंडल बनेगी स्मॉल, तो अगर एंट्री पॉइंट सही मिले तो ट्रेड करो, अगर एंट्री पॉइंट गलत मिले तो फिर छोड़ दो, ऐसे अवॉइड कर दो, ठीक है। और मैं ये चार्ट के अंदर आपको दिखा रहा हूं, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। देखिए ये कैंडल अगर बिग मानूं, ये मीडियम मानूं, क्या स्मॉल है? देखो ये साइज की प्रेडिक्शन है, आप ये नहीं बोलना कि सर देखो ये स्मॉल है ये बिग है तो फिर रेड कैंडल मीडियम कहां पर है। मैं कैंडल के कलर की प्रेडिक्शन नहीं बता रहा, अगर प्रेडिक्शन के हिसाब से अगली कैंडल ने रेड बनना है तो वो स्मॉल होगी। मैं कैंडल की साइज की प्रेडिक्शन बता रहा हूं, जो हम कैंडल के कलर की प्रेडिक्शन करेंगे वो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है, ठीक है। उसके हिसाब से देखो तो ये दो कैंडल हम क्या बोल सकते हैं, मीडियम और स्मॉल बोल सकते हैं। स्मॉल, जी यस सर, सर। तो अगली कैंडल बिग है। बिग है, अगर मैं इसको बिग और इसको मीडियम बोलूं तो अगली कैंडल स्मॉल बनी, स्मॉल, और इसी पे ट्रेड लॉस होता है ना हमारा। हाँ अगर पहली कैंडल बिग है, दूसरी कैंडल स्मॉल है, इसका चौथा हिस्सा है, देखो कैसे पता चले कि ये स्मॉल है। इसका आधा होगा तो मीडियम होगी, इसका 25% के जितना होगा तो स्मॉल होगी, तो फिर ये स्मॉल है, ठीक है। इसके 25% के हिसाब से आइडिया लगाएंगे, अगली मीडियम बन गई, यस यस सर। ठीक है। इसी तरीके से जहां जहां पर आपको 3 कैंडल मिल रही हैं, यहां पर देखो मीडियम, स्मॉल और बिग। बिग अब ये बन गई है एक बिग, एक मीडियम, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, स्मॉल स्मॉल, स्मॉल बननी चाहिए। वो स्मॉल बन रही है, ऊपर जा रही है, रिजेक्ट हो रही है कैंडल। 5 मिनट पे चलते हैं। अब खाली सिर्फ इसी चार्ट के अंदर ही देखो, स्मॉल बिग मीडियम मीडियम, स्मॉल बिग मीडियम, मीडियम, ये देखो 3 का बन गया, फिर इन 3 का बन गया, फिर इन 3 का बन गया। हाँ आइडिया मिल रहा है ना। आगे आए 15 मिनट पे, जी सर, ये यहां पर भी ऐसे बनेगा, आप देखिएगा स्मॉल बिग फिर मीडियम। अब बिग मीडियम बन गया तो फिर, या फिर बिग स्मॉल बन गया तो फिर मीडियम बनेगा। फिर अगर ये इसको स्मॉल और बिग बोलते हो तो ये पे आपका मीडियम बन जाएगा। देख रहे हैं इस तरीके से एक सीक्वेंस बनती है। आगे चलें 1 घंटे के ऊपर, यहां पर आप जाएं, आपको 3 कैंडल मिले, बिग मीडियम स्मॉल, बिग स्मॉल मीडियम, है नहीं है? हाँ, स्मॉल मीडियम एंड बिग। इसी तरीके से अब छोटी छोटी कैंडल में आप नहीं ढूंढिएगा, परेशान हो जाएंगे। आगे चलें 4 घंटे पे चलते हैं, यहां पर भी यही रहेगा, बिग स्मॉल मीडियम। बाकी आप यानी कि उसके बाद हम बाय करना चाहते हैं सर? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 2 कैंडल की साइज आपको मिल जाए तो अगली कैंडल की साइज क्या बनेगी, ये इसकी प्रेडिक्शन है, साइज की प्रेडिक्शन है, बाय करने के लिए नहीं बोल रहा। ओके सर, ठीक है, ये बोल रहा ओके हूं सर। कि अगर अगली कैंडल बड़ी बनेगी तो फिर आपकी एंट्री पॉइंट यहां पर भी हो ना, कोई मसला नहीं है, आपकी एंट्री पॉइंट यहां पर भी हो ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने बनना ही स्मॉल है, जैसे कि ये स्मॉल बना था, अब यहां पर ट्रेड करो तो फिर तो लॉस हो जाएगा, ऐसा ही है।
तो मैं इसलिए बोल रहा जी हूं सर। कि आप साइजिंग के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अगर अगली कैंडल ग्रीन बनेगी तो साइज क्या होगी उसकी, उस साइज के हिसाब से आपने ट्रेड करना है। ऐसा ना हो कि कैंडल तो ग्रीन बने लेकिन आपको लॉस हो जाए। ठीक है, ओके सर। ये यूनिवर्सल जो है ना सीक्वेंस है, ये आपको हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर सेम मिलेगी। देखो, ठीक है, ये फॉरेक्स के अंदर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अगर मुझे पता चले कि अगला दिन ग्रीन बनेगा, हाँ, और मुझे ये भी पता चले कि हाँ अगला दिन कितना ऊपर जाएगा, तो मैं बाय कर सकता हूं ना सारा दिन फॉरेक्स के अंदर। Yes. जैसे यहां पर आप देखें, अगर मुझे पता चले कि मीडियम और बिग बन चुका है तो अगला दिन क्या बनेगा, Small. स्मॉल, तो फिर मैं इतना एक्सपेक्ट ना करूं ना मार्केट सारा दिन साइडवेज रहेगी। तो इस Yes, तरीके से हम यहां पर अगर देखें कि अगर एक दिन बड़ा बन चुका, दूसरा मीडियम बन चुका, अगला दिन क्या बनेगा, तो ये स्मॉल बन गया। सारा दिन इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई। एक दिन बड़ा बन गया, दूसरा दिन मीडियम बन गया, अगला दिन क्या बनेगा, Small. तो स्मॉल बन गया। स्मॉल। एक दिन स्मॉल बन गया, दूसरा दिन बड़ा बन गया, अगला दिन क्या बनेगा, मीडियम बनेगा या फिर स्मॉल बनेगा, उसके करीब करीब वही बन गया। इसी तरीके से अगर एक दिन मीडियम बन गया, एक स्मॉल बन गया, अगला दिन क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, तो ये बड़ा बन गया। तो ये आप एक प्रेडिक्शन है कि साइज ऐसी हो सकती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कभार आपके रिजेक्शन के ट्रेड फेल हो जाते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से फेल होते हैं। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ओटीसी में नहीं वर्क करता है ना सर ये? हर जगह पे सबकी सीक्वेंस, प्राइस एक्शन की सीक्वेंस यही होती है। इसी तरीके से अगर कैंडल की सीक्वेंस की बात करो, अगर पहली वेव छोटी बने, दूसरी वेव मीडियम बने, तो अगली वेव क्या बनेगी, बिग। अगर पहली वेव बिग बन गई है, अगली वेव मीडियम बन गई है, तो अब उसके बाद कौन सी वेव बची, स्मॉल। तो अगली वेव स्मॉल बन के मार्केट गिरेगी। स्मॉल। ठीक है, आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो। वेव का भी वही चक्कर है, सेम है, वही मीडियम, स्मॉल और बिग का। ये किसकी थ्योरी है, ये डाउ की थ्योरी है, लेकिन क्लियर नहीं लिखी हुई। डाउ ने ऐसे लफ्जों में लिखी है ना, बस जिसको समझ में आ जाए। बहुत है? कॉम्प्लिकेटेड तरह से लिखी हुई। अब मैं आपको बताऊं कि डाउ ने क्या लिखा है, आप लोग फिर मुझे बताओ, आप लोगों को समझ में आती है डाउ क्या क्या कहता है। ये लिखा है डाउ ने। डाउ कहता है कि मार्केट स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ स्विंग पॉइंट हाई, स्विंग पॉइंट लो एंड द पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, देन आगे कहता है कि स्विंग पॉइंट हाई इज द 5 कैंडल्स पैटर्न हैविंग स्विंग पॉइंट हाई preceded by 2 lower high and preceded by 2 lower highs as well. स्विंग पॉइंट लो। अब देखो आप लोग को यहाँ पर इसकी जो है ना लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या क्या समझ में आएगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन की वजह से मार्केट ऊपर नीचे मूव करती है, और जब वेव बनती है तो वेव के अंदर 5 कैंडल कम से कम होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर सीक्वेंस का पता नहीं है कोई भी। ठीक है, सीक्वेंस के बारे में कोई नहीं लिख रहा, लेकिन इसकी पूरी किताब जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीक्वेंस कैसे बनती है। और फिर बोलता है कि द मार्केट इज सेड टू बी इन अप ट्रेंड व्हेन इट मेक्स हायर हाइज एंड हायर लोज। ये आसान है। Yes. द मार्केट इज सेड टू बी डाउन ट्रेंड व्हेन मार्केट मेक्स लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ये भी आसान है। The market is said to be consolidation congestion when swing points pattern of an uptrend and downtrend is disturbed. ये भी बात सही है, बिल्कुल सिंपल सी है। तो इस तरीके से इन्होंने वेव का स्ट्रक्चर यहां पर लिख दिया, लेकिन वेव की साइज को गोलमोल कर दिया इसमें अंदर। ठीक है, इसके अंदर गोलमोल कर दिया। ये सबको समझ में आ गया, पहली पॉइंट ही समझ में नहीं आई खाली। तो Yes. पहली पॉइंट बिग है, इस तरीके से रहेगा। अगर पहली स्मॉल है, दूसरी बिग है, अगली कैंडल क्या बनेगी, मीडियम बनेगी, फिर मार्केट नीचे गिरेगी। अब वो चाहे वो कैंडल्स की सूरत हो, चाहे वो वेव्स की सूरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं अभी।
तो हमने अभी इस सीक्वेंस के ऊपर बात की, ठीक है। आप सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न ये हम कल कवर कर लेंगे, और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कल हम कैंडलस्टिक का काम खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चले जाएंगे, फिर जो हमारा टारगेट है ना मेन स्मार्ट ट्रेडर बनने का, हम उस तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर अगर थोड़ा सा भी गैप होगा, किसी को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इनके बारे में नहीं होगी रीड करने के बाद हिसाब से, तो फिर वो स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए तो फिर वापस बेसिक की तरफ तो वापस नहीं आना पड़ेगा ना। इसलिए कहता हूं कि एक जल्दी जल्दी में आप लोगों को ये पैटर्न और इसकी मीनिंग और ये कैसे बनते हैं और ये इसको कैसे ट्रेड किया जाता है ये कवर करा दूं, ताकि फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे, ठीक है। जी सर। तो आज के लिए इतना काफी है, और शुरू के दिनों में होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बेसिक भी है, आप लोग हो सकता है बोर भी हो जाओ, और लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं बेसिक के साथ साथ में कुछ नई पॉइंट्स भी ऐड कराऊं ताकि आपको बोरिंग भी फील ना हो रही हो। लेकिन ट्रेडर हमेशा यही चाहता है कि बस आज मुझे कोई स्ट्रेटजी मिलेगी और कल मैं जो है ना मिलेनियर बन जाऊंगा। अभी आप सब्र करो, मैं स्ट्रेटजी अभी नहीं दूंगा, पहले जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक स्ट्रेटजी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैंने स्ट्रेटजी दी ना सारा ध्यान स्ट्रेटजी की तरफ चला जाएगा, कोई आप लॉस वगैरह कर दोगे फिर आपका पूरा कोर्स तबाह हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। किसी बंदे ने भी रियल की ट्रेडिंग नहीं करनी जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लॉस होने के बाद फिर दिमाग कहाँ काम करता है, किसी की तरफ वो बंदा घर में ही जो है ना फिर किसी से बात नहीं करता तो फिर क्लास कहाँ से लेगा, ठीक है। जी तो कोशिश कीजिए। तो अभी 2-4 दिन की बात है, सिर्फ सीख लीजिए एक दफा, उसके बाद फिर सारी जिंदगी पड़ी है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जी सर। जी सर। कोई सवाल, किसी को कोई कंफ्यूजन हुई हो पूछ ले, अभी तो नहीं होगी, बेसिक ही है, आगे चल के बहुत ज्यादा होगी फिर पूछेंगे आप लोग, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज प्रैक्टिस करते हैं। बहुत करना पड़ता है ना सर। भाई देखें, एक बात समझिए, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर आप एक हैमर के बारे में स्टडी करना चाहते हो कितनी दफा हैमर को रिपीट करेंगे? 10 दफा, 2-3 बार। ज्यादा 10 दफा। हाँ सर। मैं दिन में 10 हाँ दफा सर, पढ़ाता 10। हूं, ठीक है। मैं हर रोज दिन में 10 दफा पढ़ाता हूं, और ये सारे पैटर्न मेरे रोज रिपीट होते हैं, ये सारे एजुकेशन मेरी रोज रिपीट होती है, 10-10 दफा रिपीट होती है, 5-5 दफा रिपीट होती है। अब मेरे हर एक पैटर्न, हर एक पॉइंट यूं समझे कि 200-200 300-300 दफा रिपीट हो चुकी है। तो जितना हो सके रोज रिपीट करो, जरूरी नहीं है कि आपको आता है तो आप इसको रिपीट नहीं करो। एक आप टाइम रखोगे स्टडी का भी। ये ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स अभी आपने छोड़ दी, हो सकता है आप अपनी क्लास में टॉपर हो, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आती होगी आप लोगों को, लेकिन अब मैं आप लोगों को वही प्रॉब्लम दूं आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ दी। तो यही चीज है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे ये चलता रहेगा, साथ देता रहेगा। प्रैक्टिस जिस दिन छोड़ दी अगले दिन से इसमें वीकनेस पैदा होगी, फिर एक दिन आएगा कि हैमर को भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें इनको बार बार रिपीट किया करें, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हमारे पैसे छुपे हुए हैं, ठीक है। चलो भाई अल्लाह हाफिज करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल। थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह थैंक हाफिज, यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह